ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। आ देखें कि अपना मकाम जहाँ कहाँ होगा, अगर इतना है यकीन अपनी दास्तां का फ़लसफ़ा ज़माने में बयां होगा, अगर हौसले बुलंद है इरादा पक्का है तो आप वो मकाम हासिल कर ही लेते हैं जिसके आपने सपने देखे हैं। स्वागत है, खैर मकदम है आप सभी का हमारे इस ख़ास शो में जिसका नाम है ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। आज हमारे इस शो पर हमारे साथ मौजूद हैं फ़रीदा खान जी, जिन्होंने ज़िंदगी में कई मुश्किलें आईं लेकिन किसी की परवाह नहीं की और आज एक बड़ा मकाम अपनी ज़िंदगी में हासिल किया। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस शो में। फ़रीदा जी, सबसे पहले आपसे एक छोटा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूँगा कि जो ख्वाब आपने देखा था उसकी ताबीर भी क्या वैसी ही रही जैसी आपने सोची थी? देखिए, ये तो नहीं कह सकती हूँ कि, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मेरी ताबीरें पूरी हुई हैं जिससे मैंने ख्वाब देखे थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो उस ज़माने के जो ख्वाब थे उस तरह से आज मुझे लग रहा है मैं अपनी ताबीरों को पूरा कर पाई हूँ। फ़रीदा जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, नाज़रीन को भी बताएं कि बहुत परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आई हैं। आपकी शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी और किस किस तरह की दिक्कतें आई, आप ज़रा बताइए। देखिए, असल में उस ज़माने में शायद ऐसा माहौल था, ये दस्तूर था कि छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती थी। तो लेकिन एक तरीके से अगर आज उसको देखा जाए तो वो काफ़ी गलत था कि इतनी छोटी उम्र में शादी हो जाए। 12 साल की उम्र में जब समझ भी नहीं थी, जब बचपना था, शादी हुई और फिर 14 साल में पहला बच्चा हो गया, पहली बेटी हुई और 16 साल में दूसरा बेटा हुआ और कहानी ख़त्म हो गई। तो ये शायद कम उम्र की शादी थी या जहेज़ के लिए जो लोगों की ज़्यादा डिमांड थी, जिसकी वजह से ये शादी टूटी। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर ये असल वजह रही कि जहेज़ की लड़ाई थी पूरी। और शायद मुझे लगता है कि मेरी, क्योंकि मैं कम एज की थी, तो उस तरह भी वो भी इसमें बड़ा रोल है इस बात का भी कि कम उम्र की शादियाँ, मुझे लगता है कि वो समझदार नहीं होती लड़कियाँ, तो उस तरह बिगड़ जाती हैं, वो शादियाँ टूट जाती हैं। 12 साल की उम्र में आपकी शादी हो जी। और फिर आपके 2 बच्चे हुए, तलाक हुआ। आप बताएंगे जिस वक्त आपका तलाक हुआ, जिस वक्त आपके 2 बच्चे थे, उम्र क्या थी आपकी? जब मेरी पहली बेटी हुई तो मैं 14 साल की थी और जब दूसरा बेटा हुआ तो मैं 16 साल की थी। 16 साल की उम्र? जी। इतनी उम्र में आजकल बच्चों को अपना होश नहीं होता है। उस उम्र में एक इतना बड़ा झटका फ़रीदा जी ने सहा, लेकिन उसके बाद अच्छा ये जानना चाहूँगा आपसे कि उस वक्त आप पढ़ी लिखी कितनी थी? जाहिर सी बात है कम उम्र थी, पढ़े लिखे नहीं होंगी। आज आपने माशाल्लाह बीएड किया हुआ है, कैसे किया, क्या हालात थे? देखिए, उस वक्त तो मैं अपना मज़हबी पढ़ाई पढ़ी हुई थी, कुरान पाक का तर्जुमा वगैरह, फ़ज़ाइल अमाल, वही जो मज़हबी पढ़ाई होती है, उर्दू वगैरह। लेकिन जब बाद में जब ये हमारा घर बिगड़ गया, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद ही हमें ऐसा लगा कि हमें नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए पढ़ना होगा, क्योंकि तब तक इतनी समझ आ चुकी थी कि पढ़ना कितना ज़रूरी होता है और एक पढ़ी लिखी लड़की की जो लाइफ होती है वो बहुत ही अलग तरह की होती है। तो हमने वहाँ पे निज़ामुद्दीन में हमें एक लेडी से मुलाकात हुई जो तभी वो मास्को से आई हुई थी और उनका हमें वो देखा कि मुसलमान लेडी और वो जिस तरह उनका लिबास और जो उनका बोलने का जो स्टाइल था वो हमें इतना पसंद आया। उनसे हमने सवाल किया कि हम आपसे पढ़ना चाहते हैं और उन्होंने हमारे लिए अपनी कुर्बानी देकर, यानी वो जो वहाँ पे जो जिस मकसद के लिए वो मास्को गई हुई थी पढ़ने के लिए, उन्होंने वो अपना ख्वाब अधूरा छोड़ के हमारे लिए हमारे नए ख्वाबों की को जो हम देख रहे थे वो उसमें उन्होंने हमारा बेहद साथ दिया
और शहरी स्टडी सेंटर के नाम से वो उसका नाम पड़ा उस सेंटर का। और उसमें हमने जो शुरुआत हुई हम 2 बहनों से हुई थी, हमारी 2 बहनों से, और फिर हम 4 बहनें पढ़े, फिर हमारी दोस्त आई और देखते देखते वहाँ पे 40 लड़कियाँ आ गई, जो हमारा फर्स्ट बैच था, जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामी से 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया। और वो लड़कियाँ तकरीबन सारी की सारी लड़कियाँ उसमें से वो पास हो गई थी एक बार में। फरीदा जी आज एक NGO चलाती हैं और बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को पढ़ाती हैं, शिक्षित करती हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन, इनफैक्ट MA तक यहाँ से लड़कियों ने किया है। जाहिर सी बात है आपको भी किसी लाइफ में इंस्पिरेशन मिली थी, आज आप कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं। आज इस काम को करते वक्त आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, दिक्कतें तो मेरी तो ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें आई हैं, और हमेशा मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मेरे माँ बाप की दुआएं थी, या जो मेरे अंदर की जो बचपन से एक चीज़ थी कि आगे बढ़ने वाली, जो वो था नई नई चीज़ें सीखने की, और ये समझ की कि भाई जो कुछ हो रहा है होने दो, लेकिन मुझे आगे बढ़ते रहना है। और वो चीज़ मुझे मेरे इरादों को और जितनी परेशानियाँ मेरे सामने आती गई, उतना ही मेरे अंदर मजबूती आती गई। और मैंने कदम कदम पर इतनी दिक्कतें आई, लेकिन मैंने कभी भी पीछे मुड़कर देखा नहीं अपनी दिक्कतों को, और मैं हमेशा आगे बढ़ती चली गई। और इस बीच में मेरे साथ जो मेरी क्लास फेलो थी, जिन्होंने मेरा साथ दिया, वो लोग थे। और इसके अलावा आज जहाँ पे जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे उन लड़कियों को जो चीज़ें मैंने नहीं देखी थी, जो मुझे नहीं मिली थी, वो उनको मिलना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से एक एजुकेटेड लड़की अपनी लाइफ को जीती है, उसे सारा कानून पता होते हैं, उसको सारा कुछ पता होता है, और वो अपने लिए जिस तरह अपनी ज़िंदगी को बहुत ही एकदम खुले उससे जीती है दिल से, तो मुझे लगता है कि मैं उसमें काफ़ी कामयाब हुई हूँ। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मैं आगे उसके अंदर, मैं हमेशा मेरी जो ज़िंदगी का मकसद है वो यही है कि इसी पे ही मेरा मकसद ख़त्म होगा। इसी अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त सुरूरा खातून जी मौजूद हैं, जो कि इसी बात को साबित करती हैं, इसी बात की नज़ीर हैं। फरीदा जी के NGO में पढ़ाई कर रही हैं, 46 साल उम्र है, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इस उम्र में पढ़ाई करने की सोची। क्या वजह है कि आप इस उम्र में पढ़ाई शुरू कर चुकी हैं और आपको लगा कि हाँ, पढ़ाई की ज़रूरत है मुझे अब भी? मुझे शौक़ था बचपन से पढ़ने का, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन अब आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं अपना कुछ कर सकती हूँ। मुझे एग्ज़ाम दे करके मुझे अपना स्कूल खोलना है। इस उम्र में आने के बाद कई लोगों को लगता है कि कुछ करने की उम्र निकल गई है। आपको क्या लगता है कि अब क्या कर सकते हैं आप? जब तक है, जब तक कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, या फिर अपने घर में बच्चों को तालीम अच्छी दे सकते हैं, या फिर बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। पढ़ाई तो काम आने ही आने वाली है। यहाँ पर फरीदा जी आपकी किस तरह से मदद कर रही हैं आपके सपनों को पूरा करने में? अब किस तरह से मदद कर रही है, कोई शब्द है नहीं कि मैं बोलूँ। जितना वो कर रही हैं मेरे लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहसानमंद हूँ मैं कि इस उम्र में भी मुझे अभी पता चला कि इन्होंने NGO चला रही है। तो जैसे मैंने सुना वैसे आके मैंने एडमिशन ली। इन्होंने बहुत सारी मदद मेरी कर रही हैं। सुरूरा जी फ़ायदा ले रही हैं, यहाँ से पढ़ाई कर रही हैं। ऐसे और भी कई लोग हैं, और भी कई बच्चे हैं, हर उम्र के बच्चे हैं, हर उम्र की लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर पढ़ाई हासिल कर रही हैं। एक और हमारे साथ मौजूद हैं। नाम क्या है आपका? सलमा रफ़ीक। सलमा रफ़ीक जी। सलमा जी, क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ से 10th कर रही हूँ इस साल। 10th कर रहे हैं, और उसके बाद क्या करने का इरादा है? घर के हालात क्या हैं आपके, ये बताइए। घर के हालात अच्छे हैं, पर मैं दूसरे स्कूल से यहाँ आई हूँ कि दूसरे स्कूल में ओपन से दे रहे थे ना, तो इसलिए मुझे रेगुलर की TC चाहिए, क्योंकि मुझे आगे डॉक्टर बनना है ना, इस वजह से। आगे डॉक्टर बनना। और एक बात और अच्छी कही, दूसरे स्कूल से यहाँ आई हैं। यहाँ पर ऐसा क्या ख़ास है जो दूसरे स्कूल में नहीं है? वो दूसरे स्कूल ओपन से पढ़ा रहा है, पर रेगुलर बच्चों को बुला रहा है। तो यहाँ पर ओपन से तो TC दे रहे हैं शायद, पर रेगुलर पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है। यहाँ के बारे में किसने बताया था आपको? एक आंटी ने बताया था, जानने वाली थी, उन्होंने। अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। आज फरीदा जी एक कामयाब इंसान है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं शुरुआत में उन्होंने बहुत परेशानियों का सामना करा। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि घर में माहौल किस तरह था, घर कितना बड़ा था, फैमिली कितनी एजुकेटेड थी, फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, और जब आप पढ़े तलाक के बाद उस वक्त सोसाइटी का रिएक्शन क्या था?
देखिए, एक तो हमारा छोटा सा घर, एक रूम का घर था और उसमें हम 8 बहन भाई थे और प्लस हमारे 2 बच्चे और हमारी बड़ी बहन के 2 बच्चे और मेरे फादर अकेले काम करने वाले। तो जाहिर है आप ये देखिए कि उस ज़माने में तो हर चीज़ कुछ ऐसे बहुत अच्छी नहीं थे, हालात काफ़ी ख़राब थे, लेकिन ये कि फिर भी मेरी मदर जो थी वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत अक्लमंद औरत थी वो, और वो थोड़े में ही अपना पूरा ख़र्चा चलाने की कोशिश करती थी। और रहा उस वक्त का पूरा जो समाज का माहौल वो इतना गलत था, मतलब मेरे हिसाब से एक तलाक़शुदा लड़की को किस तरह उस माहौल का, उस समाज का सामना करना पड़ता था पूरी फैमिली को, कि ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा कलंक होता था किसी लड़की के साथ तलाक़ होने का। और वो जो ख़ानदान था वो इस बात को पूरा ख़ानदान सहता था कि इनके ख़ानदान में एक लड़की जो है तलाक़शुदा है और वो क्यों तलाक़ दी। कोई इस बात की परवाह नहीं करता था कि वो जहेज़ के ऊपर उसको सताया गया है, या उसको इसलिए सताया गया कि वो एक गरीब घर की बेटी है, या उसको इसलिए सताया गया कि वो जहेज़ के लिए उनको सिर्फ लालच था माल का और उन्हें इंसानों से लेना देना नहीं था, सिर्फ उनको माल और दौलत चाहिए था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं उसको वक्त से आज को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो अभी भी बहुत होती है घरों में, आप बहुत हैं जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ उनको भी, लेकिन मुझे लगता है आज कोई भी एक औरत जो एक तलाक़शुदा होती है वो खुल के बता सकती है, वो खुलकर बोलती है और वो उसके लिए ख़िलाफ़ खड़ी भी होती है, वो अदालत के दरवाज़े खटखटाती है, वो इंसाफ की डिमांड भी करती है। लेकिन जो मेरा ज़माना था उस ज़माने में इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल काम था। सोसाइटी ने जिस तरह आपको रोका, आपको परेशान किया, कहा कि नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, सारी बातें हुई होंगी ऑफ कोर्स वहाँ पर, आपके दिमाग में क्या था कि मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है, इन सब की परवाह नहीं करनी है? क्या वो बात थी जिसकी वजह से आप इस मकाम तक आ पाए? देखिए, उसके लिए उसमें मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मेरी मदर का ये कहना था कि देखिए जिस वक्त मेरी बेटी बहुत दुखी थी, बहुत परेशानी थी और इतना जुल्म सह रही थी ससुराल में, तब किसी ने आगे कदम नहीं बढ़ाया था हमारी हेल्प करने के लिए। और जब घर बिगड़ने के बाद में जब हमने पढ़ाई शुरू करी तो लगता था जैसे सारे हमारे मालिक बन गए हों। लेकिन मेरी मदर हमेशा कहती थी कि आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, आपको किसी की परवाह नहीं करनी है। अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। कि यहाँ पर किस तरह की तालीम वो हासिल कर रहे हैं, किस तरह का माहौल यहाँ पर है, फ़रीदा जी किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रही हैं? मैम हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही हैं और वो हमारे साथ बहुत मेहनत करती हैं, हमें पढ़ाती हैं और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट भी होते हैं जिनको वो और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देती हैं। जैसे वो आंटी हैं, उनके साथ भी बहुत हेल्प कर रही हैं और हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं हमारी, हमें पढ़ने के लिए और आगे बढ़ाती हैं और हमारा आगे और भविष्य अच्छा करने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो पढ़ाई कर रही हैं और सबसे अच्छी बात ये है, देखिए लड़कियों को पढ़ना चाहिए, जो अच्छे घराने हैं वहाँ पर तो लड़कियों को पढ़ाया जाता ही है, लेकिन जो गरीब तबके की लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई का भी यहाँ ख्याल रखा जा रहा है। फ़रीदा जी उसमें काम कर रही हैं। एक और हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, सना नाम है उनका, 10th कर रही हैं वो। लेकिन सना जी इधर आइए, आपसे जानना चाहते हैं, आप फ़िलहाल 10th की पढ़ाई कर रहे हैं और क्या सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं? मेरा सपना है कि मैं टीचर बनूं। मैं टीचर बनने का बहुत शौक़ है, बचपन से ही मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट मतलब तो अपने घर के आस पड़ोस वाले बच्चों को पढ़ाती थी। मुझे जब से बहुत शौक़ लगा कि मैं टीचर ही बनूंगी बड़े होके। और जब मैं फ़रीदा मैम की इधर आई तो फ़रीदा मैम मतलब कि इतना समझाती हैं, टीचर हैं और वो कैसे कैसे बताती हैं, उनका बताने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके समझाने का स्टाइल, और जो मतलब कि समझाती हैं, हौसला देती हैं पढ़ने का, तो आगे बढ़ने का, तो वो उनके हौसले से हमें बहुत ही मतलब कि हमें बहुत ही वो आ जाता है कि हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। मैं इस साल 10th कर रही हूँ NGO से, पहचान से। सर हमारे परिवार में बहुत सारी हमारे बहन है, किसी को नहीं पढ़ाया। मेरे पापा ने हम दोनों बहनों को पढ़ाया और भी हैं, ताऊ की लड़की किसी को नहीं पढ़ाया। हम चाहते हैं कि कुछ पढ़ के कुछ अच्छा सा बन जाए। मेरा सपना है कि मैं पुलिस बनूँ। पुलिस बनना चाहती हैं, क्यों? सर जनता की और सेफ्टी के लिए और अच्छा तो काम है पुलिस करना। अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। आज फ़रीदा जी हम देखते हैं आपका एक NGO है, आप एक कामयाब इंसान हैं, बहुत मुश्किल हालात आपने देखे और आज आप बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फैमिलीज़ को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। क्योंकि मुझे लगता है अगर घर में एक औरत पढ़ी लिखी है तो पूरा घर जो है एजुकेटेड हो जाता है, पूरे घर में पढ़ाई पहुंचती है। मैं
आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, उन लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रही हैं कि किस तरीके से ज़िंदगी को लेना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए क्या सोच रखनी चाहिए? मेरा ये कहना है कि हम तो भी ज़िंदगी को जी कर आ गए हैं, और जिस तरह हमारा ज़माना था, जो भी हमारी लाइफ का जो भी एक तरीका रहा जीने का, लेकिन आज की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हर लड़की को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक एजुकेटेड लड़की जो ज़िंदगी को जीती, शादीशुदा ज़िंदगी को, उसको सब पता होता है, उसको सारा इंसाफ कैसे करना है, उसको किसके ख़िलाफ़ लड़ना है, उसको कहाँ पर अपना हक़ का यूज़ करना है, उसे सारे हक़ पता है। और हमारे ज़माने में हमें ये पता नहीं था कि हमारे क्या है, हम क्या अपने हक़ के लिए क्या क्या लड़ाई लड़ाए। और मुझे लगता है आजकल जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, एक सेकंड में अपना फैसला लेती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, जो चाहे वो नौकरी कर सकती हैं, और जब चाहे वो उसके जो ससुराल वाले उनके पास जुल्म करते हैं, वो उनको न झेल के अपने लिए एक नई ज़िंदगी की चुन सकती हैं। और मेरे ख़्याल से मुझे ये चुनने का हक़ भी उनको वो मिलना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, अभी जो फ़िलहाल की लड़कियाँ हैं, मुझे लगता है कि वो समाज के सारे बंधन तोड़ के बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, और बढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए और अपनी फैमिली को भी बढ़ाना चाहिए। फरीदा जी ने जिस तरीके का सफ़र तय किया वो वाकई काबिल तारीफ़ था। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके दिल में भी कोई ख्वाब हैं या फिर आप भी कुछ बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल उन ख्वाबों के पीछे जाइएगा, उनकी ताबीर को आप उसी तरीके से बनाइएगा जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि आज किसी भी शोबे को आप उठाकर देख लीजिए, एयरफोर्स, आर्मी, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस, किसी भी शोबे में आज लड़कियां लड़कों से लोहा ले रही हैं, आगे हैं। और किसी भी लिहाज से ये नहीं कहा जा सकता कि लड़कियां किसी से भी कम हैं। तो अगर आपकी बेटी हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, अगर आप खुद एक बेटी हैं या एक औरत हैं तो भी आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि खुदा ने आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ों से, बहुत सारे गिफ्ट से नवाजा है और आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, बशर्ते आपके दिल में वो जज्बा हो, ख्वाब देखने का एक चाह हो और उन्हें पूरा करने का इरादा आपका। अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। मैंने कहीं पढ़ा था कि सपना वो नहीं होता जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। यहाँ भी कई ऐसी निगाहें हैं जो सपने देखती हैं, उनको सपनों को पालना आता है और उन्हें पूरा करने के लिए वो फ़िलहाल कोशिशें भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो इस एनजीओ में पढ़ रहे हैं और उन्हें जानते हैं, चलिए क्या सपना उन्होंने देखा है और कैसा माहौल यहाँ पर है। जानना चाहते हैं सब कुछ आपसे यहाँ के बारे में। मेरा नाम सरिता है, मैं 10th पास करके नर्स बनना चाहती हूँ। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत बहुत दूर से आते हैं। जाहिर है यहाँ पढ़ाई अच्छी होती होगी, फरीदा जी का नाम वहाँ तक पहुँचा तभी बच्चे यहाँ पर आए। कईयों से हमने बात भी करी। अच्छा, कई स्टूडेंट हमारे साथ अभी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या ख़ास है जो बाहर नहीं है। एक तो यहाँ पर मतलब पढ़ाई अच्छी होती है, बिल्कुल रेगुलर क्लास, बिल्कुल मतलब ऐसा फील नहीं होता कि हम स्कूल ही नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्कूल जैसा है। और मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई है, सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बाहर से भी अच्छे टीचर आते हैं, सब अच्छा है यहाँ पर। घर के हालात पूछना चाहता हूँ, कैसे हालात हैं घर पर? घर पे तो इतने अच्छे हालात नहीं हैं, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से स्कूल की पढ़ाई छूट गई थी और फिर 10th क्लियर नहीं हो पाई थी हमारी, इसलिए 10th क्लियर करने और आगे की पढ़ाई करने के लिए भी हमने यहाँ पे एडमिशन लिया है। चलिए 10th आपकी क्लियर हो जाएगी, 12th भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ग्रेजुएशन भी आपकी क्लियर हो जाएगी। क्या बनना चाहते हो आप? बस जॉब करनी है जो फैमिली के लिए हेल्प हो जाए बस। क्या जॉब करनी है? फैमिली की हेल्प करना मकसद है? सपना भी कोई देखा है कुछ बनना है? सपना तो फिलहाल नहीं देखा, बस इतना हो जाएगा पढ़ाई करके इस लायक बन जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और जॉब करने लायक हो जाएं बस। सपना नहीं देखा है, लेकिन सपना ये है फ़िलहाल कि फैमिली की मदद करनी है। चलिए, हर किसी का अपना तरीका है, हर किसी के अपने सपने हैं और इन सभी की आंखों में सपने हैं और मुझे यकीन है कि इनके सपने ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि जिस तरह से मुश्किल हालात में यहाँ पर पहुँचे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, ये अपने आप में सबूत है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। ये सारी बच्चियाँ वो हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, जो 3rd 4th या 5th क्लास तक पढ़ी हुई हैं। इससे ज़्यादा की कैपेसिटी माँ बाप के अंदर है ही नहीं। क्यों? और यहाँ पे मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सब तरह की बच्चियाँ, ज़्यादातर दलित फैमिली की भी लड़कियाँ हैं। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा पूरा माहौल
चाहे वो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, दलित, जो भी हैं, सबके हालात बेहद ख़राब हैं, फाइनेंशियली तौर पर भी और वैसे भी बहुत समाजी तौर पर भी। और इसके अलावा हमें जो यहाँ पर जो हमारा मकसद रहा है यहाँ पर पढ़ाने के लड़कियों को, जैसे हमने जब कटिंग टेलरिंग का जब कोर्स भी शुरू किया था पढ़ाई के साथ में, तो एक बच्ची थी, उसका नाम था फरहानाज, और वो आई, उनकी मदर आई कि वो आप इसे कटिंग टेलरिंग सिखा दीजिए। तो हमने कहा कि हम कटिंग टेलरिंग तो नहीं सिखाएंगे, इसको हम पहले पढ़ना सिखाएंगे। वो लड़की, उसको हमने पढ़ना लिखना सिखाया, उसको हमने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया जिसमें वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई, 12th क्लास वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई पहचान कोचिंग सेंटर में, और आज वो उसने इस साल MA का लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है। और माशाअल्लाह वो एक अपने घर में एक ट्यूशन सेंटर चलाती है, अपने बहन भाइयों को पढ़ाती है, और एक बहुत ही बेहतरीन लड़की। और कोई ये नहीं कह सकता कि ये लड़की एक ऐसे NGO में पढ़ी है जहाँ पर लिखना पढ़ना सिखाते हैं, लगता है कि जैसे वो किसी बहुत ही अच्छे स्कूल से निकल कर आई है, और वो माशाअल्लाह एक बहुत ही अच्छे मकाम पर है। इस तरह से जितनी पहचान की जो लड़कियाँ, जो हमने 2011 सब तक पढ़ाया है जिन लड़कियों को, और क्योंकि पहचान का सबसे बड़ा मकसद ही ये है कि हम लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, तो हमारे कम से कम जो यहाँ पर जो ये एरिया है ये जैतपुर का, तकरीबन 8-10 लड़कियाँ हैं जो यहाँ के स्कूल में प्राइवेट जॉब कर रही हैं एज ए टीचर, कॉल सेंटर में जॉब कर रही हैं, और कई ऐसी जगह भी जो कंपनी में जॉब कर रही हैं, कई बच्चियाँ जो हॉस्पिटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रही हैं, पहचान से जो बढ़कर गई हैं। तो यही हमारा मकसद है, और हम ये चाहते हैं कि जबकि ये कहते हैं कि भाई फाइनेंशियली प्रॉब्लम वाले बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इनको निकाल के लेके आना में इतनी परेशानियाँ होती हैं। जो इनके फादर हैं कभी वो रोकते हैं, उनको समझाते हैं, भाइयों को समझाते हैं, क्योंकि जिस तरह आजकल का जो माहौल है ना, उसमें जैसे सबको डर लगता है बेटियों को बाहर भेजने में, खुदा न खास्ता कुछ हादसा ना हो जाए, कोई पकड़ ना ले, इस तरह की चीज़ें बहुत डर है। तो हमें वो पेरेंट्स को समझाना होता है कि देखिए डर के तो हम घर में थोड़ी नहीं बैठेंगे, हमें उस डर को अपने से दूर भगाना होगा, और हमें उस डर से बाहर निकल कर जीना होगा। और हम क्यों डरें हम, क्योंकि अगर हम डरे तो हमें और डरा देंगे लोग जो हमें डराने के लिए बैठ रहे हैं। तो हमें डरना नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्योंकि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जितना ये जो डराने का जो माहौल और खौफ का जो माहौल इस वक्त जो पैदा किया हुआ लोगों के दिलों में, अगर हम डर गए तो बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है बिना डरे, बिना खौफ के। उन्होंने बड़ी मुश्किलों का सामना किया, हमारे साथ शायद वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ करना है, बड़ा करना है। हम सभी से ये कहते हैं कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन ख़ास तौर से लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जो कदम फ़िलहाल फ़रीदा जी ने उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, और हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही कामयाबी हासिल करते रहें और अपनी जानिब से जो बाकी माशरा है उसे फ़ायदा पहुंचाते रहें। अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। मैंने यहाँ से पहचान से 10th और 12th किया है। पहले मैं यहाँ पे सिलाई के लिए आई थी, पढ़ने नहीं आई थी, लेकिन बाद में इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मुझे 10th करनी चाहिए, और फिर मैंने यहाँ से 10th करी। इन लोगों ने मुझे फ़ोर्स किया 10th करने के लिए कि अभी सिलाई बाद में, पहले 10th और मतलब पढ़ाई पहले। तो मैंने 10th किया, फिर मैंने 12th किया। उसके बाद जो मेरा सपना था, मैं एक डिज़ाइनर बनना चाहती थी, बट शायद वो मैं नहीं बन सकी। लेकिन इन लोगों ने मुझे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, तो इन लोगों ने मुझे पहचान ने सपोर्ट किया। मेरी फ़ीस वगैरह का सब कुछ इन्होंने ही करा है, और मैंने एक बहुत अच्छे कॉलेज से, बहुत बड़े कॉलेज से, लाजपत नगर से मैंने फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग किया है, और वो कंप्लीट होने के बाद अब मैं कॉलेज में सिखाती हूँ। मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हूँ, और पिछले 10 सालों से मैं यहाँ पर बच्चों को कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ, जिसमें होम साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, और इस्लामियात है, इस्लामिक स्टडीज़ है। जो भी मुझे लगता है बच्चों को, पिछले 10 सालों से मैं कंटिन्यू इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे 10वीं की बच्चियाँ भी आती हैं, 12वीं की बच्चियाँ भी आती हैं। इसके अलावा जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, शुरुआत से करना सीखना चाहती हैं, उनको भी मैं सिखा। मैंने ग्रेजुएशन किया है, इसके साथ साथ मैंने कटिंग टेलरिंग का कोर्स भी किया है। यहाँ पर मैंने बच्चियों को कटिंग टेलरिंग भी सिखाई है। इसके अलावा 1 साल का मैंने DTP का कोर्स भी किया है कंप्यूटर का। शुरुआत से मतलब जब से हमने होश संभाला तो अपने आप को नाना नानी के घर पे पाया। तो अब जब स्कूल जाना शुरू किया तो वहाँ पर क्या कहते हैं, जाते थे सब अपने बच्चों के पेरेंट्स की, पापा की बात करते थे, मम्मी की बात करते थे। हमारे पास मतलब वहाँ पे उस टाइम हमें फील होता था कि हाँ हमारे फादर हमारे साथ नहीं हैं, और मतलब पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो सबके फादर आते थे, मम्मी दोनों साथ ही आते थे। लेकिन अब हमारे सिर्फ मम्मी ही जाती थी, तो मतलब लगता था कि यार मतलब फादर भी होना चाहिए। और फिर कभी कभी मतलब हमको घर में भी हमें कई जगहों पर ऐसी जगह महसूस हुआ कि हमारे फादर भी हमारे साथ होने चाहिए, और उनका मतलब
जो बाप का जो प्यार होता है तो वो भी हमें मिलना चाहिए था। तो वो चीज़ हमेशा अभी तक वो कभी महसूस होती है। बचपन से लेकर फिर यही था कि जब उन्होंने जब हमने होश संभाला, हम स्कूल जाते थे, वो जॉब करती थी, शुरू से ही वो जॉब कर रही हैं और पूरा हर तरीके से वो हमारा ध्यान रखती थी। उसके बाद जब हम यहाँ पर आके रहना शुरू किया था तो उस टाइम मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बिल्कुल इतना क्या कहते हैं, बिल्कुल एकदम आउट एरिया था, यहाँ पे आबादी भी नहीं थी। तो फिर ये था कि मैं उनके साथ यहाँ पर रहती थी क्योंकि और कोई था नहीं, भाई भी छोटा ही था। तो मतलब उनको ऐसा ना लगे कि हाँ मैं अकेली हूँ, या मतलब एक छोटी सी फैमिली ही थी हमारी, कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं थी। तो इसीलिए मैं उनके साथ यहाँ पर रही, उनके साथ घर पर उनके रही हूँ। उनको हर तरह से जिस तरह से मुझसे हो सकता था मैंने हेल्प की है उनसे। जब हम लोग आके रहे थे तो यहाँ पे मैं, अम्मी और मेरा छोटा भाई था, हम लोग यहाँ पर रहते थे। और शुरू में एकदम बहुत इलाका थोड़ा सा मतलब आबादी नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पर हम जब लोग आके रहे तो डर लगता था कि इतना आदत नहीं थी एकदम खुले में रहने की, और इतना रात को अंधेरा में मतलब पूरा अंधेरा होता था तो लगता था कि जैसे हम किसी गांव में आके या किसी जंगल में आके रहने लगे हैं। तो उस टाइम भी ये लगता था कि हम यहाँ पे आके क्यों रहे हैं, यहाँ पे जहाँ से हम आए हैं हमें वहाँ पर रहना चाहिए। उन्होंने कभी अपने आप को हमारे सामने मतलब कमज़ोर महसूस नहीं होने दे कि मतलब मैं यहाँ पे कमज़ोर हूँ, तो मतलब मेरे बच्चों को इस चीज़ का एहसास ना हो कि मतलब उनकी अम्मी कमज़ोर पड़ रही हैं कहीं। जिसमें हिम्मत है वो सितम सहता है, पत्ते गिर जाते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। और फरीदा जी भी उसी पेड़ की तरह हैं जिन्होंने बहुत पतझड़ देखी, गुर्बत की ज़िंदगी शुरुआत में देखी, 12 साल की उम्र में शादी, 16 साल की उम्र तक तलाक भी और 2 बच्चे भी, उसके बाद भी कई परेशानियां, लेकिन आज उन्होंने एक मकाम हासिल किया, NGO खोला और माशरे के लिए सीख बनी, नज़ीर बनी और माशरे को फ़ायदा भी पहुंचा रही हैं। उनकी ज़िंदगी को देखकर, उनकी कहानी को देखकर एक लाइन और याद आती है कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, बस कोशिश करने की देर होती है। कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी।